हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका न्यूज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है आपका रिसोर्सेस इन डेवलप। दोस्तों, हम लोग ये जो चैप्टर है इसको कंप्लीट यहाँ करने वाले हैं, जो कि आपके 2 या 3 पार्ट में अपलोड होगा। अगर हम लोग इस चैप्टर को देखें, मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है कि जब भी आप चैप्टर पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे टर्म्स आएंगे जो हम लोगों को पढ़ने हैं, किसकी डेफिनेशन आएगी, कौन से टाइप रहेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ समझेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब हम लोग देखते हैं हमारा जो चैप्टर है वो। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है चैप्टर का नाम रिसोर्सेस इन डेवलपमेंट। हम लोगों को ये समझना होगा कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले बात आती है रिसोर्सेस, फिर उसके बाद डेवलपमेंट कि रिसोर्सेस है उनको कैसे यूज किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। आई होप आप लोगों को ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि जो रिसोर्सेस है वो क्या है, उनके टाइप क्या है, तो उनको कैसे यूज किया जा सकता है डेवलपमेंट। ये इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्ट। चलो, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है आपका मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस। यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोले तो जो हमारे लिए यूजफुल है वो हमारे क्या है, रिसोर्सेस है। फिर उसी में हम लोगों को टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस के बारे में पढ़ने हैं। यहाँ मैंने कुछ टाइप्स लिख रखे हैं ताकि आधे से ज्यादा चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाए। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे हम लोग रिसोर्सेस को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मींस जैव और ये अजैव। जिसमें जीवन होता है वो बायोटिक है, जिसमें जीवन नहीं होता वह क्या है, एबायोटिक। फिर दूसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जॉस्टेबिलिटी। अगर एग्जॉस्टेबिलिटी के आधार पे देखो तो जो रिसोर्सेस है वो 2 टाइप के होते हैं। हम लोग इसको बोलते हैं संभाव्यता। संभाव्यता के आधार पे 2 टाइप के रिसोर्सेस होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। अब ये होते क्या है, जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब ये सारी चीजें बहुत अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे जो रिसोर्सेस होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेस, कम्युनिटी रिसोर्सेस, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेस। ये होते क्या है ये हम लोग बाद में समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के स्टेटस के बेसिस पे हम लोग रिसोर्सेज को 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, पोटेंशियल, स्टॉक, डेवलप्ड और रिजर्व। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जिनको हम लोग इस तरीके से डिवाइड करते हैं। हो सकता है एग्जाम में आप लोगों से कोई भी पूछ लिया जाए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि इन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे किया जाए या कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सतत एवं पोषणीय विकास, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, कि ऐसा डेवलपमेंट हो कि जो रिसोर्सेस हम लोग यूज में ले रहे हैं उनका बेनिफिट हमें तो मिले, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उसको भी उस चीज का बेनिफिट मिले और एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो। ये कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, ये क्या था, ये क्या समिट, क्या कॉन्फ्रेंस थी, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर उसी में एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है एजेंडा 21, ये क्या है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर है रिसोर्स प्लानिंग, कि हम लोग जो रिसोर्सेस है उनकी प्लानिंग कैसे की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्सेस प्लानिंग इन इंडिया, की जो रिसोर्सेस प्लानिंग है इंडिया के अंदर वो कैसे की जाती है। तो ये सारे टॉपिक हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि हम लोग कैसे संरक्षण कर सकते हैं रिसोर्सेस का। फिर है लैंड रिसोर्सेस, उसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेस के बारे में। फिर है लैंड यूटिलाइजेशन, कि हम लोग जो लैंड है उसका कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं, कितने पे जंगल है, कितने में हम लोग
फसलों को बोते हैं, तो इस तरीके से लैंड यूटिलाइजेशन कैसे होता है। फिर है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो लैंड अवेलेबल है उसको यूज लेने का जो पैटर्न है वो क्या है, जिसके अंदर आपको दो पाई चार्ट दे रखे हैं, जिसमें जनरल लैंड यूज कैटेगरी बता रखी है 1960 से लेके 61, और दूसरी बता रखी है जनरल लैंड यूज कैटेगरी 14 टू 50। ये क्या है कि हम लोग लैंड को कहाँ कितने में यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड्स। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो भूमि निम्नीकरण है, मतलब लॉस एंड कंजर्वेशन मेजर, और उसको कैसे संरक्षण कर सकते हैं। सोइल एज ए रिसोर्सेस, कि सोइल क्या है, रिसोर्सेस है, इसको कैसे यूज में ले सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल्स, कि सोइल्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अब देखो उनमें कौन कौन सी है। पहली है अलुवियल सोइल, फिर ब्लैक सोइल, रेड एंड येलो सोइल, लेटराइट सोइल, फिर है अरिड सोइल, और लास्ट है फॉरेस्ट। तो ये टाइप ऑफ सॉइल्स है जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या होती है क्या नहीं होती है, कहाँ पाई जाती है, ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। देखो अलुवियल सॉइल जिसको हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मृदा, अब ये होती क्या है वो हम लोग बाद में समझेंगे। इसके अंदर आपको दो टर्म्स देखने को मिलेंगे, बांगर है, खादर है। इसके अलावा अगर मैदानी क्षेत्र की बात करें तो उसके लिए कुछ वर्ड यूज होंगे, जो कि है द्वार है, चो है और तराई है। ये वर्ड आप लोगों को यहाँ इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोइल इरोजन एंड सोइल कंजर्वेशन। जो मृदा है उसका अपर्दन एंड सोइल कंजर्वेशन, और सोइल को हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे संरक्षित कर सकते हैं, ये हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर इसी में सोइल इरोजन और सोइल कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो हम लोगों को यहाँ पढ़ने हैं। वो कौन कौन से टर्म्स है, बहुत बार ये टर्म्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर, जिनको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं। जैसे गलीज हो गया जिसको हम अवनालिकाएं बोलते हैं, बेडलैंड हो गया जिसको उत्कात भूमि बोलते हैं, सीट इरोजन जिसको हम लोग चादर अपर्दन बोलते हैं, कॉन्टूर प्लपिंग जिसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय जुताई, फिर है स्ट्रिप फार्मिंग, शेल्टर बेल्ट्स, टेरेस फार्मिंग, ठीक है, विंड इरोजन और रवाइंस। ये सारे टर्म्स हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये होते क्या है बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। और लास्ट जो टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट, कि इंडिया के जो एनवायरनमेंट की कंडीशन है वो क्या है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और एक समरी जो है वो आप लोगों की तैयार हो गई होगी कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो, उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है वो। तो देखो सबसे पहले रिसोर्सेस की डेफिनेशन दे रखी है कि रिसोर्सेस होते क्या है, फिर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो एवरीथिंग available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it's technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources। अब ये है क्या, इसको समझना होगा कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो भी अवेलेबल है, जिसको हम लोग हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए काम में ले सकते हैं, या इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, और जो टेक्नोलॉजी के द्वारा एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसे हम लोग रिसोर्सेस कहते हैं। आई होप आप लोगों को रिसोर्सेस का मतलब समझ में आ गया होगा कि एनवायरनमेंट के अंदर जो भी सारी चीजें अवेलेबल है, जिससे हम लोग हमारी नीड्स को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजिकली क्या हो, एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिसोर्सेस कहलाते हैं। मीनिंग क्लियर हो गया होगा। फिर देखो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन of things available in our environment involve an interactive relationship between nature, technology and institution।
अब ये है क्या, ये हम लोगों को समझना होगा। देखो यहाँ जो एनवायरनमेंट है वो इंटरेक्ट करता है या रिलेशनशिप बनाता है, या तीन चीजों के बीच में यहाँ रिलेशन बताया गया है, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस। अब इन तीनों को अगर हम लोग देखें तो एक जो ह्यूमन बीइंग है वो इन तीनों के बीच में क्या करता है, रिलेशन बनाता है। देखो इसका मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेस मीन जो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कन्वर्ट करना ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चीज अवेलेबल है उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, ठीक है। इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, ये तीनों चीजें ये जो दे रखी है ये क्या करती है, ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है। मीनिंग समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है, ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सीलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ हम लोगों को समझना होगा, ऐसा आपका एक डायग्राम दे रखा होगा जिससे हम लोग इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि देखो ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है जिसको हम लोग नेचर बोल रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी है और जो इंस्टीट्यूशंस है, इन सबको काम में कौन लेगा, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अलावा ये किसी काम की नहीं। अगर ह्यूमन बीइंग है तभी रिसोर्सेस आपके काम के हैं, तभी टेक्नोलॉजी काम की है और तभी इंस्टीट्यूशंस काम की। ह्यूमन बीइंग नहीं है तो मतलब ये तीनों चीज काम की नहीं है। तो ह्यूमन बीइंग क्या करता है, इन तीनों चीजों का यूज करता है रिसोर्सेस की। और यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विथ नेचर, किसके साथ इंटरेक्ट करता है, नेचर के साथ, किसके द्वारा, थ्रू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के द्वारा, एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन, और क्या क्रिएट करता है, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करता है, टू एक्सीलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आई होप आप लोगों को ये जो डायग्राम दे रखा है वो समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को इस डायग्राम को कैसे पढ़ना है। यहाँ तीनों के बीच में रिलेशन बताया गया है, ठीक है, और ये इसको होल्ड कौन करता है, ह्यूमन बीइंग होल्ड। मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, कि कौन कौन से रिसोर्सेस होते हैं और उनको हम लोग कैसे एलोकेट करते हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन वी कैन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। रिसोर्सेस को हम लोग दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बायोटिक एंड द सेकेंड वन इज एबायोटिक। बायोटिक मीन्स जीव संसाधन और एबायोटिक मीन्स अजैव संसाधन। अगर मैं आपको सीधी सी लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन करूं इन दोनों को, जैव मतलब जिसमें जीव है वो हमारा बायोटिक रिसोर्सेस है, अजीव मतलब जिसमें जीव नहीं है वो क्या है, एबायोटिक रिसोर्सेस। देखो क्या है बायोटिक रिसोर्सेस और एबायोटिक रिसोर्सेस। ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, कहां से, बायोस्फीयर से। एंड हैव लाइफ, बोल रहा है एंड हैव लाइफ, लाइफ हो किसकी तरह, ह्यूमन बीइंग्स की तरह, तो वो क्या है आपका बायोटिक रिसोर्सेस। अब देखो इसमें क्या क्या है, फ्लोरा है, फोना है, फिशरीज है, लाइव स्टॉक है, एक्सेट्रा। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, बायोटिक रिसोर्सेस के। फिर है एबायोटिक रिसोर्सेस। देखो ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि किसके द्वारा कंपोज हो, नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा, वो सारे हमारे क्या है, एबायोटिक रिसोर्सेस है, जो निर्जीव है वो, ठीक है, जिसमें जीव नहीं है। जैसे रॉक्स है, मेटल्स है, ये एग्जाम्पल है आपके एबायोटिक रिसोर्सेस। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब देखो जो हमारा सेकेंड टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जॉस्टिबिलिटी। ये एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हम लोग रिसोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड द सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। की संभाव्यता के आधार पे रिसोर्सेस को हम लोग दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल, सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल, मतलब जो रिन्यू हो सकता है और जो रिन्यू नहीं हो सकता। अब देखो क्या क्या है, रिन्यूएबल को भी हम लोग दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका कॉन्टिन्यूअस और फ्लो, और दूसरा है बायोलॉजिकल, ठीक है। अब बायोलॉजिकल को भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन हो गया जैसे फॉरेस्ट हो गया,
और दूसरा हो गया वाइल्ड लाइफ। और कॉन्टिन्यूस और फ्लो का एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है विंड और वाटर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज रिसाइक्लेबल, दूसरा नॉन रिसाइक्लेबल। जो साइक्लेबल है वो मेटल्स, जो नॉन रिसाइक्लेबल है वो क्या है, फॉसिल फ्यूल्स। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर देखो हम लोग डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज और व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखो विच कैन बी रिन्यूड लिखा हुआ है, और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। जिसको हम लोग रिन्यू या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा। वो हमारे कौन से रिसोर्सेस होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेस। एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया। ये सारे किसके एग्जाम्पल, आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेस के। और यही सारे हम लोगों ने यहाँ टाइप्स के अंदर पढ़े थे। फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, दीज ऑकर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, काफी टाइम लग जाता है इनको वापस बनने के अंदर। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन में काफी मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो हमारे क्या कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ये सारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो को हम लोगों ने यहाँ दो पार्ट के अंदर डिवाइड किए थे, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। मेटल्स हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, तो ये सारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आई होप आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जॉस्टिबिलिटी समझ में आ गया होगा। कई बार ये दोनों अलग से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, हमारा तीसरा टाइप है उसके। अब हम लोग समझते हैं थर्ड टाइप को, ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप हम लोग रिसोर्सेज को चार टाइप में डिवाइड करते हैं। देखो फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज मतलब जिसके ऊपर किसी एक का अधिकार हो, वो हमारे कहलाते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue। कई फार्मर्स को जो लैंड है वो जो गवर्नमेंट है उसने प्रोवाइड करवाई है रेवेन्यू के अगेंस्ट में, तो वो भी क्या कहलाती है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी, ये सारे एग्जांपल है किसके, इंडिविजुअल रिसोर्सेज के। ये जो है वो अर्बन के अंदर है और ये क्या है, रूरल के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। देखो विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, कि सारी कम्युनिटी के सारे मेंबर के द्वारा क्या हो, एक्सेसिबल हो, वो कहलाती है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। जैसे गांव के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, विलेज पॉन्ड होते हैं, ये सारे क्या है, कॉमन पर्पज के लिए यूज में आते हैं, इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। और अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो जैसे पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, प्ले ग्राउंड्स हो गए, ये सारे क्या है आपके कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब जितने भी कम्युनिटी के अंदर मेंबर है वो सारे उसको यूज ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज। अब देखो नेशनल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। जितने भी रिसोर्सेस है जो किससे बिलोंग करते हैं, नेशन से बिलोंग करते हैं, वो कहलाते हैं नेशनल रिसोर्सेस। या द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, रोड्स है, कैनल है, रेलवेज है, ये सारे किसके एग्जांपल है, नेशनल रिसोर्सेस के एग्जांपल है। और इंपॉर्टेंट लाइन, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेस, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द political boundary and oceanic area up to 12 nautical mile, जिसको हम लोग 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। यहां तक जितने भी रिसोर्सेस है वो सारे कहलाते हैं नेशनल रिसोर्सेस। अगर इसको मैं सीधी सी लैंग्वेज में बोलूं कि जो इंडिया का कोस्ट एरिया है, इस कोस्ट एरिया से कितना 12 नॉटिकल मील वहां तक जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है वो किसके हैं, नेशन के, और नेशनल रिसोर्सेस कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर लास्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देखो इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि रेगुलेट करती है कुछ रिसोर्सेज को।
क्या रेगुलेट करती है? कुछ रिसोर्सेज को डिफाइन किया जाता है कि वो इंटरनेशनल रिसोर्सेस है। देखो, द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स of the exclusive economic zone belong to the open ocean and no individual country can utilize there without the concurrence of international institution। मतलब अगर कोस्ट एरिया से 200 नॉटिकल मील, जहां उसके बाद जो भी एरिया है उसके ऊपर इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, उसके ऊपर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनी हुई है, उनकी बिना सहमति से कोई भी वहां से रिसोर्सेस नहीं निकाल सकता। तो ये रिसोर्सेस कहलाते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेस। आई होप आप लोगों को ओनरशिप के बेसिस पे ये चारों पार्ट समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट वी कैन डिवाइडेड इनटू रिसोर्सेस इन 4 पार्ट्स। देखो कौन कौन से है? पोटेंशियल रिसोर्सेस, डेवलप्ड रिसोर्सेस, स्टॉक एंड रिजर्व। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे हम लोग रिसोर्सेस को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेस, मतलब जिसमें प्रोडक्शन किया जा सकता है। पोटेंशियल है, संभावना है, ठीक है। विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, मतलब किसी रीजन में पाया जाता है लेकिन अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है। जैसे अगर हम लोग बात करें वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहां राजस्थान और गुजरात के अंदर, तो वहां सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किसकी है? सोलर और विंड एनर्जी की, लेकिन वहां तक अभी तक यूज नहीं किया गया है। पोटेंशियल रिसोर्सेस कहलाते हैं। नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्सेस विच आर सर्वे हो गया क्वालिटी और क्वांटिटी का, बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, और डिटरमाइन हो गया यूटिलाइजेशन, वो हमारे कहलाते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज, जो डेवलप्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट है स्टॉक, ये materials in the environment which have been the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access, these are included among stock। कि एनवायरमेंट के अंदर जो भी मटेरियल अवेलेबल है, जो कि पोटेंशियल है सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है उनको एक्सेस के लिए, तो उनको हम लोग स्टॉक के नाम से जाने। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैसे वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ 2 गैसेस, 2 चीजों से बनता है वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है उसको हम लोग यूज में ले सकते हैं एनर्जी के रूप में, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि उसका यूज कैसे किया जाए, तो ये कहलाता है आपका स्टॉक। नेक्स्ट है रिजर्व। रिजर्व को हम बोलते हैं सबसेट ऑफ द स्टॉक, ये हम लोग जानते हैं लेकिन फ्यूचर के लिए हम लोगों ने रखा हुआ है, कि विच कैन बी पुट इनटू द यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज ऑफ इज नॉट बीन स्टार्टेड, जिसका अभी तक यूज नहीं हुआ है। कैन बी यूज फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, जिसका यूज किसके लिए किया जाएगा? फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारे समझ में आ गए होंगे। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो टॉपिक रह गए हैं वो हम लोग आगे के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा और सारी चीजें आप लोगों के जितने डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।